जैसा कि आप जानते हो कि ठोस अवस्था में अणु एक निश्चित क्रमिक व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन गैसीय अवस्था में अणु स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं। द्रव अवस्था में ना तो अणु ठोसों की भांति क्रमिक व्यवस्था में उपस्थित होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से गैसों की भांति स्वतंत्र विचरण करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि द्रव अवस्था ठोस और गैस की मध्यवर्ती अवस्था है। इस मध्यवर्ती अवस्था में द्रवों के अणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, क्या ओरिएंटेशन होता है, किस प्रकार से विचरण करते हैं, इन परिस्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मॉडल की आवश्यकता होती है जो द्रवों की आंतरिक संरचना को या द्रवों की संरचना को प्रदर्शित कर सके। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो इसी से संबंधित है, जिसमें हम द्रवों की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्रवों की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ लिक्विड्स। द्रवों की संरचना की व्याख्या करने के लिए एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जो ठोस और गैस की मध्यवर्ती व्यवस्था को समझा सके। इस हेतु द्रव की संरचना की व्याख्या करने के लिए विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए, जिन्हें आज हम ले रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द्रवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। द्रवों की संरचना प्रदर्शित करने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से हम एक एक रूप उसे ले रहे हैं। नंबर 1, द्रव गैस का विस्तारित रूप है, लिक्विड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द गैस। इस मत में ये प्रस्तुत किया गया कि द्रवों में जो गुण पाए जाते हैं वो ठोसों की तुलना में गैसों के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जैसे गैसों में बहना, विसरण, सभी दिशाओं में दाब का मान समान होना, क्रांतिक ताप पर घनत्व समान होना आदि जो गुण हैं वो गैसों के समान हैं, जबकि ठोसों में ये गुण नहीं उपस्थित होते हैं। ना तो ठोसों में बहने का गुण होता है, ना ही विसरण होता है, और ना ही दाब, जिस बिंदु पर दाब लगाते हैं वहीं कार्यरत होता है, दाब विस्थापित नहीं होता है। अतः ये कह सकते हैं कि द्रव गैसों का या गैसों से अधिक समानता रखता है। गैसों के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए वान डर वाल समीकरण थी, जैसे ध्यान है आपको, मैंने यहाँ भी लिखा है P + AN²/V² × V - NB = nRT। इस समीकरण को रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट में परिवर्तित किया गया था इससे पूर्व वाले चैप्टर में। रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है समानीत अवस्था समीकरण। वह गैसों के साथ साथ द्रव व्यवहार को भी प्रदर्शित करती है, और उस समीकरण का प्रारूप आपको ध्यान होगा, ये था कि पाई प्लस 3/φ² टू 3φ-1 = 8 थीटा। पाई समानीत दाब था, फाई समानीत आयतन था, थीटा समानीत ताप था। जो समानीत दाब ताप आयतन है उनको उनकी संगत दाब ताप आयतन में क्रांतिक दाब ताप आयतन का भाग देकर के प्राप्त कर रहे थे। अर्थात पाई बराबर P/PC था, फाई बराबर V/BC,
और थीटा बराबर T/Tc था, जिसमें Pc, Bc, Tc क्रमशः क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन और क्रांतिक ताप थे। ये जो समीकरण प्राप्त हुई है, ये समानित अवस्था समीकरण कहलाती है। और यह समानित अवस्था समीकरण गैसों की भांति द्रवों पर भी प्रयुक्त की जा सकती है और द्रवों के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। अतः इस मत के अनुसार हम कह सकते हैं कि गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण द्रव गैस का ही विस्तारित रूप होते हैं। लेकिन इस मत द्वारा सभी गुणों को नहीं समझाया जा सकता। इस कारण दूसरे मतों की भी आवश्यकता पड़ती है। और सेकंड मत हम देखते हैं, द्रव अवस्था में अव्यवस्था का वर्नेल सिद्धांत। इस सिद्धांत में वर्नेल ने ये कहा था कि द्रवों का व्यवहार ठोसों के नज़दीक होता है, लेकिन ठोसों में व्यवस्था होती है, द्रवों में अव्यवस्था होती है। इसे अब हम डिटेल में लेते हैं। ठोसों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिसमें अणु एक क्रमिक व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे आप सॉलिड वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। द्रवों जब ठोसों के गुणों को हम देखते हैं तो उनमें एक्सरे विवर्तन ग्रेटिंग विवर्तन चित्र हम प्राप्त करते हैं, तो उनकी एक व्याख्या की जा सकती है। उनके कण यानी अणुओं के मध्य की दूरी ब्रैग समीकरण द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन द्रवों के कण गतिशील रहते हैं। इस हेतु डिवाई और सरर ने एक्स किरण अन्वेषणों के द्वारा द्रवों के समांगीकरण पुंज प्रवेश किया, जैसे जल, हेक्सेन, बेंजीन और एथेनॉल जैसे द्रवों में से गुजारे। तब आपतित किरण पुंज की स्थिति में कुछ दूर फोटोग्राफिक प्लेट पर एक चौड़ा विसरित वलय प्राप्त होता है। वलय की यह दूरी प्रयुक्त एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य से सीधे संबंधित होती है। इस तथ्य ने इस प्रभाव को व्यतिकरण के रूप में स्थापित किया। एक निश्चित विवर्तन चित्र की उत्पत्ति बताती है कि द्रव में अणुओं का कुछ इस प्रकार समूहन ग्रुपिंग या व्यवस्था होनी चाहिए जिसका संबंध ठोस अवस्था की व्यवस्था से हो। विभिन्न द्रव तत्वों के विवर्तन चित्रों पर ब्रैग समीकरण का अनुप्रयोग दर्शाता है कि एक ही तत्व की ठोस एवं द्रव अवस्थाओं के लिए प्रकीर्ण केंद्रों के मध्य दूरियों के मान लगभग समान आते हैं। जैसे द्रव और ठोस हीलियम के लिए इन दूरियों का मान क्रमशः 3.22 एंगस्ट्रॉम और ठोस के लिए 3.13 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि द्रवों में भी ठोसों जैसे क्रमिक व्यवस्था है, लेकिन उनके कणों के मध्य यानी अणुओं के मध्य दूरी का मान ठोसों की तुलना में कुछ अधिक है। लेकिन जब इसे लॉन्ग रेंज में देखते हैं तो अव्यवस्था का मान बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रेंज में तो ये व्यवस्था प्रदर्शित होती है, लेकिन लॉन्ग रेंज में ये व्यवस्था प्रदर्शित नहीं होती है। द्रवों के विवर्तन चित्रों में केवल कुछ ही न्यून कोण विवर्तन महत्तम देखे जाते हैं। यह तथ्य बताता है कि द्रव अवस्था में शॉर्ट रेंज में क्रमिक विन्यास होते हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज में बढ़ती हुई अव्यवस्था होती है। और इसी अवस्था को वर्नेल ने प्रदर्शित किया था। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। ठोस के पिघलने पर द्रव प्राप्त होता है।
तथा उसका आयतन लगभग 10% बढ़ जाता है। वर्नेल के अनुसार द्रवों में अणु अभी भी एक दूसरे के निकट रहते हैं। आयतन में वृद्धि होने से अणुओं के मध्य दूरी बढ़ जाती है, जिससे क्रिस्टलों के मध्य छिद्र बन जाते हैं। अतः आभास होता है कि द्रवों की संरचना अवास्तविक क्रिस्टल, क्वासी क्रिस्टल या आभासी क्रिस्टल, सीडो क्रिस्टलन होती है, जिसको इस डायग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें देखिए कि जो डायग्राम ए है उसमें ठोस की एक निश्चित व्यवस्था है और हम x जो सेंटर पे है एक कण मान करके, अणु मान करके चल रहे हैं, जो उसके सापेक्ष हम व्यवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। द्रव अवस्था में यहां जैसी है तो अणु दूर हटे और इस क्रमिक व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था आई, लेकिन गैस अवस्था में अव्यवस्था ही होती है, चारों तरफ है, लेकिन कुछ व्यवस्था इसकी भंग हुई और इसी आधार पर इसे या जो वर्नेल का सिद्धांत है द्रव अवस्था में अव्यवस्था का सिद्धांत कहते हैं। इस द्रवों की व्यवस्था को और आगे समझाने के लिए द्रवों का आयरन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। 1933 में आयरन और उनके शिष्यों ने द्रवों की संरचना के लिए एक सिंपल मॉडल, साधारण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें द्रवों के मुक्त आयतन की धारणा प्रस्तुत की गई। मुक्त आयतन द्रव में वह रिक्त स्थान होता है जिसे आणविक आयतन नहीं घेरते हैं। जैसे जिस बिंदु पर अणु उपस्थित हैं वो मुक्त नहीं होगा और जहां पर कोई भी नहीं है वो मुक्त आयतन होगा और स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध होगा। आयरन के इस सिद्धांत को समझाने के लिए इस डायग्राम को आप देखिए। ये द्रव की संरचना को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, लेकिन जो ये हम लेकर के चल रहे हैं ये अणु उपस्थित हैं। द्रव में कुछ रिक्त स्थान है और ज्यादातर अणु उपस्थित होते हैं, लेकिन वाष्प अवस्था को हम देखें, यहां ये देखिए, जिसमें अधिकतम रिक्त स्थान है और कुछ संख्या में अणु उपस्थित हैं। यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं तो द्रव में रिक्त कणों की संख्या बढ़ती जाती है और गैस अवस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जिस पर द्रव और गैस अवस्था में रिक्तता और अणुओं की संख्या लगभग बराबर हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में द्रव अवस्था में रिक्तताओं की संख्या कम होने के कारण घनत्व का मान ज़्यादा होता है और गैस अवस्था में रिक्तताओं की संख्या कम होने के कारण रिक्तताओं की संख्या अधिक होने के कारण, अणुओं की संख्या कम होने के कारण घनत्व का मान कम होता है। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव अवस्था में रिक्तताओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो घनत्व का मान कम होता जा रहा है और गैस अवस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो घनत्व का मान बढ़ता जाता है और एक स्थिति क्रांतिक ताप पर ऐसी प्राप्त होती है जिसमें रिक्तताओं की संख्या बराबर हो जाती है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि गैस और द्रव अवस्था का घनत्व समान हो जाता है। गैस और द्रव अवस्थाओं के घनत्व समान होने पर, जैसे गैसीय अवस्था वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें द्रव और गैस का अंतर करना संभव नहीं होता है। यदि गैस और द्रव अवस्थाओं के घनत्वों के माध्य को ताप के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसे हम सरल रेखीय व्यास नियम द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे। ध्यान होगा आपको वहाँ कि ये औसत
दाब है, औसत घनत्व है दोनों का, और ये किसी द्रव के लिए स्पेसिफिक होता है, ρ0 और A, और T उसका ताप है। तो ये एक रेखा की समीकरण को प्रदर्शित करता है। इस रेखीय समीकरण के द्वारा क्रांतिक अवस्था कब प्राप्त होगी निर्धारित किया जा सकता है, और आयरिंग के अनुसार द्रव में उपस्थित रिक्तताओं के आसपास के अणु अधिकतम अव्यवस्थित तथा अन्य अणु व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं। अव्यवस्थित अणु गैस एवं व्यवस्थित अणु ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। यदि ठोस एवं द्रव का मोलर आयतन क्रमशः Vs एवं Vl है, तो मुक्त आयतन में अन्य अणुओं का अंश Vl - Vs/Vl रहेगा, तथा जो बचा हुआ अंश है Vs/Vl जो ठोस के समान व्यवहार करता है के रूप में परिचित होता है। इस प्रकार तर्क देते हुए आयरिंग और री ने सुझाव दिया कि एक परमाणुक द्रव्यों के लिए ऊष्माधारता का मान स्थिर आयतन पर, ये जो समीकरण लिख रखी है उस द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। Cv बराबर Vs/Vl × 3R प्लस Vl - Vs/Vl × 3/2R। Cv उस द्रव की ऊष्माधारता है और R गैस नियतांक है। इस मॉडल के पश्चात 1927 में स्टीवर्ट द्वारा द्रव संरचना का एक और मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे साइबोटैक्टिक समूह मॉडल कहते हैं, या साइबोटैक्टिक ग्रुप मॉडल कहते हैं। इस साइबोटैक्टिक ग्रुप मॉडल के अनुसार द्रव की संरचना कम क्रिस्टलीय होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणुओं के समूह क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, जो साइबोटैक्टिक समूह कहलाते हैं। साइबोटैक्टिक समूह के मध्य लगभग 100 या अधिक अणु अनियमित व्यवस्थित रहते हैं, रैंडमली व्यवस्थित रहते हैं, तथा ये समूह स्थायी नहीं होते हैं और ना ही इनकी कोई निश्चित सीमा बाउंड्री होती है। अपनी गतिशीलता के कारण अणु साइबोटैक्टिक कहलाते हैं, और अपनी गतिशीलता के कारण अणु समूह के बाहर अनियमित अणुओं के बीच में आ जाते हैं। इस प्रकार अनियमित क्षेत्र के अणु भी इन समूहों में प्रवेश कर जाते हैं। इसको आप इस डायग्राम से समझें थोड़ा सा। इस डायग्राम में देखिए कि एक समूह हम ले रहे हैं, ये समूह है, ये साइबोटैक्टिक समूह है। बाहर दूसरा ये साइबोटैक्टिक समूह है और इनके बीच में ये रिक्त स्थान है, ये साइबोटैक्टिक समूह है। इनमें से अणु इसमें प्रवेश करते हैं और यहाँ से अणु यहाँ प्रवेश करते हैं। ये व्यवस्था स्टीवर्ट द्वारा प्रस्तुत की गई और बताई गई। ये सभी जो मत ऊपर हमने प्रदर्शित किए हैं, एक्सरे परीक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किए गए थे। अभी भी यह निश्चित करना संभव नहीं होता है कि इनमें से कौन सा मत पूर्ण रूप से द्रव्यों की संरचना को व्यक्त कर सकता है। इनमें से कोई भी मत पूर्ण रूप से द्रव्यों की संरचना को अभिव्यक्त नहीं करता है, लेकिन कोई मत किसी गुण की व्याख्या करता है तो दूसरा मत दूसरे गुण की व्याख्या करता है। तो विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक मत द्रव की संरचना की सही व्याख्या करता है और प्रत्येक मत का अपना अपना योगदान है। तो द्रवों की संरचना को अभिव्यक्त करने के लिए, समझने के लिए सभी मतों को हमें लेकर के चलना पड़ता है अभी तक। तो आगे हम दूसरा टॉपिक लेंगे जिसमें द्रवों की संरचना
या ठोस, द्रव और गैस की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। थैंक यू।